Good morning, class 12. Today's topic is Scientific Techniques of Taylor of Chapter 2 Principles of Management. In previous lecture, I told you about the principles of Taylor. 4 principles were given by Taylor, and today I am going to discuss with you the scientific techniques of Taylor. इन ये टेलर के दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. टेलर ने प्रिंसिपल्स भी दिए हैं और टेक्निक्स भी हैं उसकी. ये प्रिंसिपल्स प्लस टेक्निक्स, ये टेलर के दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. तो प्रिंसिपल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए और आज हम टेक्निक्स करने जा रहे हैं. द फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप. दिस टेक्निक इज टोटली अपोजिट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योम. यानी यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल था वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि ऑर्डर यानी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस. कि एम्प्लॉइज को जो ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए और वो अकाउंटेबल भी, यानी उसकी आंसरेबिलिटी भी वन बॉस के प्रति बनती है. बट टेलर की फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेक्निक ये कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक अकेला बॉस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर सकता, उसमें सभी क्वालिटीज नहीं हो सकती. तो उसने कहा है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर या टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस, उसने क्या किया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. यानी टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स, दैट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ऐसा क्यों किया उसने, 2 डिपार्टमेंट्स में क्यों बांटा? कि उसे एज टेलर फेल्ट दैट कि वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग. यानी वर्कर्स से प्रोडक्शन पे ध्यान दे, उनका मतलब प्लानिंग वर्क से टोटली फ्री हो जाए, एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन. यानी वर्कर्स से प्रोडक्शन पर ही ध्यान दे. टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी, टेलर सजेस्टेड under each department there must be some functional experts to supervise, guide and instruct the workers. तो टेलर ने ये कहा है कि जो वर्कर्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन में जो है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी प्रोडक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन लाने के लिए उसका मेन कॉन्सेंट्रेशन था कि जितने भी वर्कर्स है दे शुड हैव डिफरेंट स्पेशलिस्ट. एक्सपर्ट अलग अलग होने चाहिए, सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए और इंस्ट्रक्ट करने के लिए. As one foreman cannot be expert in every aspect of the work, क्योंकि एक अकेला वन बॉस सभी काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. So Taylor stressed on minimum 8 specialists or functional experts to supervise and give orders to workers. टेलर ने ये कहा कि मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए. 4 अंडर प्लानिंग इंचार्ज है और जो 4 अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. तो इसने ऑर्गेनाइजेशन को, फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में बांटा है, एक प्लानिंग और दूसरा कौन सा बनाए, प्रोडक्शन. तो 4 बॉसेस दोनों के अंडर होने चाहिए कम से कम, जो कि वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे पाए, ऑर्डर दे पाए और सुपरवाइज कर पाए. एंड ईच बॉस विल बी स्पेशलाइज्ड इन वन एस्पेक्ट ऑफ वर्क. और एक जो बॉस है ना, जैसे 4 बॉसेस है, तो हर एक बॉस एक एक काम में एक्सपर्ट होगा. जितने बॉसेस है तो अपने जो भी काम है उसमें वो एटलीस्ट एक्सपर्ट होना चाहिए. And while observing the and instructing the worker, there will be definitely specialization भी होना चाहिए, यानी workers अपने काम में proper specialized होना चाहिए. तो Taylor said that, तो इसे इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, दिस इज आल्सो द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच जो टेक्निक इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, तो दैट इज द फंक्शनल फॉर्मेनशिप. तो ये ध्यान रखना, अगर केस स्टडी आता है कि नेम द टेक्निक ऑफ which is the extension of the principle of division of work, the answer is functional foremanship. तो टेलर ये कहते हैं कि foreman must be intelligent होना चाहिए, educated होना चाहिए, energetic होना चाहिए, honest होना चाहिए, specialized होना चाहिए और professional expert होना चाहिए. टेलर ये कहता है कि जितने foreman हैं वो intelligent, educated, energetic, honest, specialized और professional expert होना चाहिए. And all these qualities cannot be found in one person. वो सारी क्वालिटीज एक आदमी के बीच में नहीं होती. सो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन हैविंग मिनिमम 8 एक्सपर्ट्स. और वो 8 एक्सपर्ट्स कौन कौन से, दोनों 4 है. तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 है. 1 रूट क्लर्क. अब रूट क्लर्क एज नेम शोज, रूट जो फिक्स अप द सीक्वेंस और स्टेप्स ऑफ परफॉर्मिंग द मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. यानी काम का रूट क्या होगा, वर्क का रूट क्या होगा, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है. तो दिस विल कम अंडर रूट क्लर्क. एंड सेकेंड, ये डायग्राम बना हुआ है कि 4 बॉसेस है,
हर एक डिपार्टमेंट में प्लानिंग इंचार्ज के भी 4 है, प्रोडक्शन के भी 4 है। और हम प्लानिंग इंचार्ज की कर दें तो इसका सेकंड बॉस कौन सा है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका मेन पर्पस क्या है? इंस्ट्रक्शंस देना विच आर नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर। एंड थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये जो क्या फिक्स अप करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। He also prepares the cost sheet of every job. यानी किस समय काम शुरू करना, कब खत्म करना और कितना उसका कॉस्ट आएगी, वो सारा डिसाइड कौन करता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। डिसिप्लिनेरियन का क्या पर्पज है? उसका मेन पर्पज है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। ये प्रॉपर वे से काम होना चाहिए। और जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोल देते हैं, तो उसके अंडर भी 4 बॉसेस है। वन इज गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है? अरेंजेस ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले। ये गैंग बॉस ये करता है कि जितने भी रिसोर्सेज है उनका अरेंजमेंट करता है कि काम में डेली डिले ना हो, देरी ना हो। और स्पीड बॉस क्या करता है कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। एंड रिपेयर बॉस ensures that machines and tools are kept in working conditions. एंड इंस्पेक्टर क्या करता है? चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। तो टेलर ने इन चार बॉसेस जो है हर एक डिपार्टमेंट में इन पे इंसिस्ट किया ताकि वर्क की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। तो इसके कीवर्ड्स वही हैं, वही स्पेशलाइज्ड है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वर्क को, फंक्शन को सेपरेशन है उसका, और किस पे बेस्ड है? एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, और किसको वायलेट करता है? यूनिटी ऑफ कमांड को। तो these are the keywords of functional foremanship. Now second technique is standardization and simplification of work. अब ये टेक्निक क्या कहती है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट हमेशा किस पे एम्फेसाइज करती है? मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जो भी काम करने के लिए जितने भी स्टैंडर्ड्स चाहिए वो मेंटेन करना। स्टैंडर्ड मीन्स क्वालिटी मेंटेन करना, मशीन्स एंड टूल्स को, इक्विपमेंट्स को, दे शुड बी ऑन राइट डायरेक्शंस, उनको भी स्टैंडर्ड के टूल्स मशीन्स को यूज करना। ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल, यानी आउटपुट की स्टैंडर्ड तभी पॉसिबल हो पाएगा स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स। यानी अगर हम चाहते हैं कि जो क्वालिटी प्रोडक्शन हो, वो तभी पॉसिबल है जब टूल्स आपके स्टैंडर्ड के हैं, इक्विपमेंट, मशीन्स, और मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखो। जो भी मशीन्स, इक्विपमेंट, टूल्स, दे आर शुड बी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी, ताकि आउटपुट को स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। Standardization does not mean only quality standard. Standardization does not mean only quality standard. कहते इसका मतलब सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, इसका मतलब और क्या है? बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज, क्वालिटी, टाइप, वेट, एटसेट्रा। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब का मतलब क्या है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। जैसे जो भी स्टैंडर्ड, जो भी प्रोडक्ट है वो साइज में भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना, टाइप में भी, वेट्स में भी, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना। तो दिस इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। और दूसरी क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स भी आपने जरूर करने हैं, ऑब्जेक्टिव तो छोड़ने नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है केस स्टडीज में इन ऑब्जेक्टिव्स की लाइन आ जाती है, तो उसी से बताना होता है कि कौन सी टेक्निक है। यानी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं कि मेन पर्पस क्या है कि प्रोडक्ट का फिक्स टाइप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी यहाँ भी जितनी भी प्रोडक्ट्स जो बनाई जा रही है उनकी एक लिमिटेड टाइप फिक्स कर दो, साइज फिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स होना चाहिए, अननेसेसरी टाइप भी नहीं होनी चाहिए। And second one is to allow interchangeability of manufactured parts and output among different departments and branches. अब इसका क्या मतलब है? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, नेम द टेक्निक विच अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट among different डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस। इसका मतलब ये है
कि आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी मान लो फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो कोई भी कंपनी आईफोन की कंपनी है, तो जितने भी आईफोन के पार्ट्स हैं उन सब के जो ऐसे पार्ट्स होते, मतलब पार्ट्स का साइज ऐसा बनाया जाता है कि सभी फोन में फिट आ जाए। जैसे बैटरी है, उसको जो भी जितना भी मटेरियल, जितने भी पार्ट्स हैं, आप फ्रिज का देख लो, कंप्यूटर्स के देख लो, कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सभी कंप्यूटर्स में फिट हो पाए। उनको इतनी साइज से बनाया जाता है, इस हिसाब से बनाया जाता है जो सभी के अकॉर्डिंग, मतलब सभी कंप्यूटर्स में फिट आ जाए। एंड नेक्स्ट, टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टू सेट अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर मैन एंड मशीन्स। अब मैन और मशीन को कितना काम करना है उसका स्टैंडर्ड भी सेट किया जाता है। एंड व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? अब सिंप्लीफिकेशन क्या कहती है? सिंप्लीफिकेशन मीन्स दो टेक्निक्स है इसमें, एक स्टैंडर्डाइजेशन अलग है और सिंप्लीफिकेशन अलग है, लेकिन यहाँ क्लब करके इकट्ठी दी है। आपके पास एग्जाम में दोनों अलग अलग भी आ सकती है। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क? अब सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन एम्फेसाइजेस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, साइज एंड टाइप्स। मतलब इसमें कहते हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी है, वेराइटी, उसको कम कर दो, साइज को कम कर दो, टाइप को कम कर दो। यानी अननेसेसरी, मतलब क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी वेराइटीज नहीं होनी चाहिए, साइज नहीं होनी चाहिए। जैसे एक बार एलएमएच वेस्पा ने डिफरेंट कलर्स निकाले थे वेस्पा के, तो वो चलते नहीं है। यानी किसी भी कंपनी को, मान लो एक मोटर मैकेनिक कंपनी, उसको अपनी गाड़ियों के कलर वही चूज करने चाहिए जो कॉमनली ज़्यादा मार्केट में लोग लाइक करते हैं। ज़्यादा वेराइटीज नहीं देनी चाहिए, जिससे क्या होता है अननेसेसरी इन्वेंट्री ब्लॉक होती है, मशीनें ब्लॉक होती है, लेबर ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो इन सबको से बचने के लिए टेलर ने इंसिस्ट किया सिंप्लीफिकेशन पे। तो एज मोर वेराइटी मीन्स मोर इन्वेंट्री, मोर टाइप ऑफ मशीनरी, मोर लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा। तो सिंप्लीफिकेशन से इन सबके वेस्टेज को रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी यूएसए में, रिड्यूस इट्स वेराइटीज फ्रॉम 2000 to 200, which brought positive result for the company। कहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन जो प्रोसेस यूएसए की कंपनी ने, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अडॉप्ट की, तो 2000 वेराइटी बनाती थी पेपर की, तो सिंप्लीफिकेशन से उसकी वेराइटी कितनी रहेगी? ओनली 200, जिससे कंपनी में पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। एक फ्रूट कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या किया? रिड्यूस वेराइटीज फ्रॉम 200 to 32 एंड कोट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स। यानी सिंप्लीफिकेशन से इकोनॉमी लाती है, रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं किसी भी कंपनी में। तो इसलिए इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, इस टेक्निक को अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसके कीवर्ड क्या है? इसके कीवर्ड है वही ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, एक जैसी साइज को बनाना, अलाउज इंटरचेंजेबिलिटी, सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज, and to reduce given line of product, to fix type, size and characteristics, and to establish standard for performance of men and machines. And today you have to revise only two techniques, that is functional foremanship and standardization and simplification. Or next lecture में I will discuss the remaining techniques given by the Taylor. Thank you and have a nice day.